राष्ट्रीय शिक्षा की बात कर रहे थे। उसमें से चार भाग तक हमारे सहयोगी अनिल सर ने बताया और उसके आगे हम अपने 5वें और 6वें भाग में कंटिन्यू व्यवसायीकरण के टॉपिक पर आज बात करना है। उस पर हम बात करते हैं। जैसे हम व्यवसायीकरण की बात करते हैं, माध्यमिक शिक्षा की बात थी। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि व्यवसायीकरण हम कैसे करेंगे और माध्यमिक शिक्षा के आधार पर हमारी जो जनता है उसका विकास किस तरह से हो, ये बताया गया। जैसे हम व्यवसायीकरण की बात करते हैं, जैसे किसी भी व्यवसाय में प्रशिक्षण में दे करके जो भी विद्यार्थी उसको मतलब अपनी स्किल को डेवलप करके अपना जीवन यापन अच्छे सरलता से कर सके, इसी बात पर विशेष जोर दिया है। और शिक्षा के साथ साथ उन व्यवस्थाओं को का होना भी विद्यार्थी के किसी भी व्यवसाय में कुशलता हासिल कर सके। जैसे कोठारी आयोग ने भी ये बताया है कि भविष्य की विद्यालय शिक्षा का स्थान जो है साधारण शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के लाभप्रद संयोग से, जिसमें पूर्व तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के कुछ हिस्से शामिल हैं और परिणाम सामान्य रूप से शिक्षा का तत्व आ जाता है। और हम जिस प्रकार से समाज में रह रहे हैं उसमें इन दोनों प्रकार की शिक्षा का अलग अलग करना अनुचित नहीं है, अपितु दोनों संभव नहीं होगा। इसके बाद जैसे इसमें ये बताया कि बालक के शुरुआती दौर में उनके स्किल के हिसाब से काम सिखाया जाए और जैसे उनकी रुचि हो खेल में या कृषि में या कोई भी अन्य क्षेत्र हो, उसमें उसी क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए। और ये भी बताया गया इस रिपोर्ट में कि बालक और बालिकाएं एक साथ एक रूम में बैठ करके बच्चों को सिखाया जाए और एक ही स्थान पर बैठ करके उनको प्रशिक्षण दिया जाए। और हमारे देश के नागरिकों को भी इस शिक्षा प्रदान करना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो या बालक या बालिकाओं साथ में मिलकर एक साथ बिना भेदभाव के उनको प्रशिक्षण किया जाए या सिखाया जाए। अब हम बात करते हैं इसमें पहले पॉइंट की, शिक्षा के प्रस्तावित पुनर्गठन में व्यवसायिक एवं सुसंयोजित व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को दृढ़ता से क्रियान्वित किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो भी शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए वो एक सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से शिक्षा कार्यक्रम को चलाया जाए, जिसमें जैसे व्यक्तियों की रोजगार पाने की क्षमता बढ़े और आजकल कुशल कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन देखने को मिलता है। और ऐसे विद्यार्थियों को यह एक वैकल्पिक मार्ग होगा जिससे कि वो इस समय बिना किसी विशेष रुचि और उद्देश्य के इसका मतलब उसमें अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। इसमें दूसरा पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा में सेकेंडरी शिक्षा के बाद दिया जाए और लचीला रखा जाए। कहने का मतलब जो व्यावसायिक शिक्षा है वो सेकेंडरी मतलब 10वीं के बाद दिया जाए कि इसको लचीला भी रखा जाए ताकि जो भी विद्यार्थी ऐसे कोर्सों को कर सकें और वो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यावसायिक शिक्षा के ढांचे के अनुसार बनाया जाए। और कृषि भी, मार्केटिंग हुई, सामाजिक सेवा हुआ, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं और व्यावसायिक शिक्षा में ऐसी मनोवृत्तियों या ज्ञान या कुशलताओं पर बल दिया जाए और जिससे कि रोजगार की प्रवृत्ति बढ़े। और स्वास्थ्य संबंधी व्यावसायिक शिक्षा स्वास्थ्य नियोजन या स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन में आवश्यक जनशक्ति प्रशिक्षण से जोड़ा जाए। और इसमें इस रिपोर्ट ने भी बताया कि जो सरकार स्त्रियों और ग्रामीणों और जनजातियों या वंचित वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं उनकी आवश्यकताओं के लिए विशेष कदम उठाए जाए और विकलांगों के लिए भी उचित कार्यक्रम चलाए जाएं। व्यावसायिक शिक्षा में पाठचर्या और संस्थाओं में स्थापित करने का दायित्व सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को हो।
अब तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। नव साक्षर लोगों को प्राथमिक शिक्षा पूरी किए हुए युवाओं या स्कूल छोड़कर जाने वाले रोजगार आंशिक रूप से लगे व्यक्तियों तथा महिलाओं को विशेष ध्यान देते हुए औपचारिक एवं लचीले एवं आवश्यकता पर आधारित व्यावसायिक कार्यक्रम चलाए जाएं। इसमें ये बताया गया कि जो भी विकलांग मतलब ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं, उन सब के लिए नए साक्षर जो प्रौढ़ हैं, जो अभी साक्षर हुए हैं, उन सब के लिए एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए व्यावसायिक तरीके से, जिससे कि वो उस कौशल को ग्रहण करें और उस कौशल के आधार पर अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। और इसका लक्ष्य भी रखा गया है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्तर के विद्यार्थियों को कम से कम 1990 तक 10% और 1995 तक 25% व्यावसायिक पाठ्यचर्या में आ जाएं। इस बात पर ध्यान रखा जाए और व्यावसायिक शिक्षा पा करके निकलने वाले विद्यार्थी को अधिकतर को नौकरी मिले या स्वयं अपना रोजगार कर सकें। अब बात करते हैं हम उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा में विद्यालय में हो रहे अनुसंधान या अन्य अनुसंधान केंद्रों के जोड़ने और तालमेल बैठाने के लिए यूजीसी उचित व्यवस्था करेगी, पहला पॉइंट है। इसमें बताया कि जो मानव जाति है वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या नैतिक या राजनैतिक आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हुई समस्याओं को उस पर विचार कर सके और शिक्षा के उच्च शिखर पर होने के नाते सभी शिक्षा व्यवस्था के लिए अध्यापक तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करे। दूसरा पॉइंट आता है विश्वविद्यालय में कॉलेज के प्रबंधन घटा करके कॉलेजों को स्वायत्तता प्रदान करे। इसमें ये बताया गया कि जो भी विश्वविद्यालय में कॉलेज उससे अनुबद्ध हैं, इस प्रथा को अनुभव मतलब संतोषप्रद आज भी देखने को मिलता है। इसलिए इस अनुबंधन को घटा करके बड़ी संख्या में कॉलेजों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए और उन्हें वर्तमान के आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ साथ कॉलेजों में जो भी सृजनशील बालक हैं, बालिकाओं, उनको अच्छे से प्रशिक्षण दे करके आगे उनके जीवन यापन में सहयोग कर सके। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा में शिक्षा का नियोजन और शिक्षा संस्थाओं का समन्वय स्थापित करने हेतु शिक्षा परिषद बनाई जाए। कहने का मतलब इसमें ये बताया गया कि जो भी हमारी संस्थानें हैं, जो भी उच्च शिक्षक से संबंधित, उनमें सामंजस्य स्थापित किया जाए और ऐसा शिक्षा परिषद बनाया जाए जिससे कि वो हमारे समाज और हमारे शैक्षिक सुविधाओं और अनेक जो निम्न सुविधाएं होती हैं उन सब का प्रयोग करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाए। और जैसे इसमें ये भी बताया गया कि विश्वविद्यालय में अनुसंधान के लिए अधिक सहायता दी जाए और उच्च शिक्षा को गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए एक उचित कदम उठाया जाए। इसके बाद हम चौथा पॉइंट देखते हैं कि उच्च शिक्षा में लोगों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की से आए हुए समस्याओं पर विचार किया जाए और विश्वविद्यालय में अनुसंधान के लिए अधिक सहायता दी जाए और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाए। जैसे इसमें ये बताया गया कि उच्च सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्र के या आध्यात्मिक क्षेत्र जो भी समस्या है कि इतना प्रशिक्षित या किया जाए कि जो भी अपने समस्याओं को समझ करके उसका निवारण खुद कर सके। जैसे और इसमें प्रशिक्षण करने के लिए अध्यापक को भी पहले अध्यापक
को प्रशिक्षण किया जाए विशेष रूप से, ये भी इस रिपोर्ट में ये बताया गया। और अध्यापक के जो भी कार्य करे उसका मूल्यांकन भी किया जाए और सतत एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाए। और इन सब योग्यताओं के आधार पर जो भी पद खाली है उसको जल्दी से जल्द भरा जाए और अनुसंधान के क्षेत्र में विकास की दृष्टि से सामान्य जैसे कृषि, चिकित्सा, कानून या अन्य व्यवसायिक क्षेत्र हैं, उचित शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय निकाय स्थापित किया जाए, इससे कि हमारे समाज और देश का विकास हो सके। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, शिक्षण संस्थान में प्रवेश की योग्यता, शिक्षण विधियां, श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग आदि का विशेष ध्यान दिया जाए। जो भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश की प्रक्रिया हो वो योग्यता के आधार पर योग्यता के आधार पर हो। कहने का मतलब जो भी प्रवेश परीक्षा हो वो एंट्रेंस के आधार पर पहले परीक्षा ली जाए, उसके ज्ञान को आकलन करके उसके बाद प्रवेश प्रक्रिया में उसे प्रवेश दिया जाए। और जो शिक्षण विधियां हैं उनको श्रव्य साधनों का प्रयोग करके और भी उचित ढंग से उसको प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाए अपनी सुविधाओं के अनुसार, जिससे कि बच्चे को अच्छे से अच्छे प्रकार से उसको समझाया जाए और वह अच्छे से ग्रहण कर सके। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें, अध्यापक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। अध्यापकों के कार्य का मूल्यांकन सतत एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाए। जैसे कि हमने अभी बताया कि अध्यापक को विशेष रूप से उसका कार्य का मूल्यांकन किया जाए और उससे उनको समय समय पर प्रशिक्षण भी किया जाए और जो भी व्यवस्थित ढंग से उसको सतत शिक्षण कार्य हो वो भी हमेशा एक नियमबद्ध तरीके से किया जाए, उसका मूल्यांकन अच्छे से किया। इसके आगे देखते हैं हम। इसके बाद खुला विश्वविद्यालय, जैसे खुला विश्वविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा की हम बात करते हैं। इसमें ये बताया गया कि जो भी खुला विश्वविद्यालय है या उच्च शिक्षा प्रणाली की सुविधाओं को उत्तम बनाने के लिए किया जाए। जैसे कि दूरस्थ शिक्षा की बात करें हम तो इसकी शुरुआत तो अंग्रेजी भाषा के शॉर्ट हैंड का विकास करने के आइजैक पिटमैन ने की थी। यह 19वीं शताब्दी में डाक पद्धति के विकास के साथ साथ दूरस्थ शिक्षा के विचार का भी प्रादुर्भाव हुआ था। इसे व्यवहारिक रूप में 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड या स्वीडन, जर्मनी में भी दूरस्थ शिक्षा को अपनाया गया था। और 1969 में ग्रेट ब्रिटेन में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करके 1917 में अपने शैक्षिक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। और जैसा कि डीएस कोठारी में भी कोठारी आयोग में भी यह बताया गया था कि डीएस कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति की रिपोर्ट तैयार किया गया था और एक पत्राचार कार्यक्रम के जैसे पाठ्यक्रम तैयार किया गया था। सबसे पहले 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। शिक्षा आयोग ने 1964-66 में ये बताया था। इसमें लाखों लोगों को शिक्षा देने की पद्धति का विकास होना चाहिए और जो भी शिक्षा के लिए अपने प्रयासों पर आधारित है, इसमें गृह अध्ययन कोर्स परिस्थिति में सही उत्तर दिया जाए। भारत में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय 1982 आंध्र प्रदेश में खोला गया था। इंग्लैंड के खुले विश्वविद्यालयों के आधार पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई। और जैसे भारतीय उपग्रह इनसेंट भी की स्थापना भी भूमध्य रेखा के ऊपर 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर की गई। इसी के माध्यम से रेडियो, टीवी का भरपूर उपयोग करके दूरस्थ शिक्षा की वजह से हुआ। दूरस्थ शिक्षा
के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता प्रसार कार्यक्रम, कृषि शिक्षा, महिला शिक्षा या ग्रामीण में शिक्षा प्रसार के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। अब आते हैं हम, इसमें पहला पॉइंट है उच्च शिक्षा के लिए अधिक अवसर देने और शिक्षक को जनतांत्रिक बनाने के लिए दृष्टि से खुले विश्वविद्यालय की प्रणाली शुरुआत की गई। हमारी जो उच्च शिक्षा के लिए अधिक अवसर देने, कहने का मतलब जो भी विद्यार्थी हैं वो उच्च शिक्षा में जाने के लिए उन्हें अधिक अवसर दिया जाए और जो भी शिक्षक हैं उनको समाज से जोड़ करके प्रशिक्षित किया जाए, जिससे भी जो भी अ, विद्यार्थी जगह-जगह से आकर के अपना शिक्षण कार्यक्रम करें, वो अच्छे से उनको हर क्षेत्र की जानकारी को उनको दे सकें। कोई इस समाज में जनतांत्रिक बनाने के लिए उस खुले विश्वविद्यालय की शुरुआत भी की गई थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की ने ये बताया कि इसकी इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1985 में ये स्थापित किया गया था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय को और भी सुदृढ़ किया जाए और भी व्यवस्थित किया जाए और भी अच्छे विद्यालयों के माध्यम से जनता तक इसकी सुविधाओं को पहुंचाया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो इसमें नौकरियों को डिग्री से अलग करने के साथ-साथ एक राष्ट्रीय परीक्षण सेवा प्रारंभ की जाए। भारत में 1981 में जनगणना के अनुसार उच्च शिक्षित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के जो प्रतिशत है 3.76, जब उस समय था 3.67%। तो इतनी बड़ी जो संख्या है छात्र को उपाधि प्राप्त कर लेते थे, तो उन्हें उनकी शिक्षा के अनुरूप नौकरी नहीं मिल पाती थी। इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने निम्न और मध्य स्तर के ऐसे पदों के लिए कुछ सोच विचार करके उपाधि अनिवार्यता समाप्त करने की नीति बनाई गई। परंतु इसमें कई दुष्परिणाम सामने आए। यह पता लगाना जटिल हो गया था कि कौन सी उपाधि किस कार्य के लिए उपयोगी है और कौन सी नहीं, परंतु इसे फिर भी लागू किया गया। जैसा कि ये बताया गया कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें मान लीजिए टाइपिंग का ज्ञान है, किंतु वे स्नातक नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को टाइपिस्ट पद के लिए उपयुक्त समझा जाए या नहीं। शिक्षा नीति ने यह प्रावधान किया कि ऐसे पदों के उपाधि की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए और इस विषय में अभी और भी परीक्षण करके परिणामों को कार्यक्रम जारी किया जाए और आगे इसकी संभावनाओं पर और भी विचार किया जाए। इसके आगे हम बात करते हैं ग्रामीण विश्वविद्यालय। इसमें एक पॉइंट छूट गया, जैसे कि राष्ट्रीय परीक्षण सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। इसमें ये बताया कि जो स्वैच्छिक रूप से विशिष्ट कामों के लिए अपने उपयोगिता के आधार पर उसकी जांच करके और उसका उपयोग उसमें अपना सहयोग दे सकें। राष्ट्रीय परीक्षण सेवा कार्यक्रम की स्थापना जो प्रथम परीक्षा सन 1987 के अंत में प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय परीक्षण सेवा कार्यक्रम की स्थापना का दायित्व जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर होगा, इस रिपोर्ट में ये बताया गया। और विभिन्न स्तरों पर जो शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए परीक्षण का आयोजन किया जाए, जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा के प्रवेश में या राष्ट्रीय स्तर पर या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश में
शोध प्रवेश परीक्षा में या छात्रवृत्ति जो है परीक्षाएं आदि राष्ट्रीय परीक्षण सेवा कार्यक्रम आयोजित करा करके बालक बालिकाओं को और भी आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। अब हम बात करते हैं ग्रामीण विश्वविद्यालय और तथा संस्थान। इसमें पहला पॉइंट है ग्रामीण विश्वविद्यालय ग्रामीण संस्थान व जो शिक्षा और प्रशिक्षण का उत्पादन और सृजनात्मक क्रियाकलापों से एकीकृत करना तथा शिक्षा के प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर को बढ़ावा देना। इसमें यह बताया कि जो भी शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाए वो भी एक सृजनात्मक क्रियाकलापों के आधारित हो और जो एक समान रूप से विज्ञान, तकनीकी या मानविकी या समाज विज्ञान को ऊर्ध्वाधर रूप में शिक्षा को प्राथमिक से उच्च स्तर तक को बढ़ावा दिया जाए। जैसे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रों के लिए शिक्षा के बहुत से संस्थान स्थापित करने पर ध्यान दिया था और ग्रामीणों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था के अभाव में देखते हुए इस संस्थानों की स्थापना पर विचार किया गया था। इसे इसमें दूसरा पॉइंट है उद्योग प्रधान बुनियादी शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। इसमें ये बताया गया कि जो भी गांधी जी ने ये बताया था कि बुनियादी शिक्षा पर विशेष अंग है। बुनियादी शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है और वह और भी अत्यधिक प्रशिक्षण या अध्यापक के द्वारा उसे और भी मजबूत किया जाए जिससे कि हमारी जो शिक्षा प्रक्रिया है हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज हेलो। आ रही है। हेलो शैलेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। इसमें ये गांधी जी ने बताया था कि जो हमारी बुनियादी शिक्षा है वो हमारे शिक्षक प्रक्रिया या शिक्षण पाठ्यचर्या में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिससे कि यदि हमारे युवा वर्ग जब विकास करेंगे तो हमारे उनके साथ साथ हमारे देश का भी विकास होगा। और इसके बाद शिक्षा कार्यक्रम में सहायता देना और सुदृढ़ बनाया जाए। जैसे गांधी जी ने बताया कि जो ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं से संबंधित शिक्षा व्यवस्था का जो प्रारूप है उस पर अत्यधिक विकास किया जाए और कार्यक्रमों को की सहायता से उसे और भी सुदृढ़ किया जाए। जो भी शिक्षा संस्थान हैं या जो भी स्वयं सेवा संगठन हैं या सहयोगी समाज उपयोगी उत्पादन कार्य हैं या भी समाज सेवा या शैक्षिक कार्यक्रम के मध्य जो भी संबंध है उसके आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम चलाया जाए और उसे अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाए और ये भी बताया जाए कि जो भी बुनियादी शिक्षा संस्थाओं को उसे मान्यता दिया जाए और उसमें सहायता भी प्रदान किया जाए और जो भी उभरते हुए ग्रामीण व्यवसाय में भी लगे हुए हैं उनको विविध प्रकार के कोर्सों को और भी अच्छे से उनको कौशल को सिखाया जाए और इस बुनियादी शिक्षा के लिए शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रशिक्षण की सुविधाओं को भी दिया जाए। देश के गांव के उत्थान के लिए शिक्षा की बात सोची थी महात्मा गांधी ने और उनको कार्य रूप में भी दिया था। देश की आजादी के बाद इस शिक्षा प्रणाली को काफी समय तक प्रोत्साहन मिला और बाद में यह शिक्षा इसके लिए चलते हुए इसके लिए चलने वाले संस्थान जो हैं वो उपेक्षित हो गए और वस्तुतः जो ग्रामीण क्षेत्र के उनके उत्थान के लिए जो विद्यालय थे उनके शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। यदि इस शिक्षा नीति के माध्यम से ग्रामीण उत्थान के लिए शिक्षा की एक राष्ट्रीय संरचना खड़ी हो सकी
तो इस देश का बहुत ही हित होगा। इसके आगे हम बात करते हैं तकनीकी शिक्षा। उसके बाद जैसे ये हमारा छठवां भाग है, तकनीकी और प्रबंध शिक्षा। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, इसमें पहला पॉइंट है आर्थिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक वातावरण, उत्पादन या प्रबंध प्रक्रियाओं में संभावित परिवर्तन। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो तकनीकी प्रबंध शिक्षा हेतु एक कार्यक्रम या राज्यों की तकनीकी शिक्षा बोर्ड को सुदृढ़ करने के अच्छे तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की है, और उसमें जो बहुत सारी कमियां हैं उसे दूर करके किया जाए, और नया पाठ्यक्रम और नए विद्यालय खोले जाएं उसमें, और पाठ्यचर्या के साथ साथ उसमें नया परिवर्तन किया जाए। असंगठित ग्रामीण क्षेत्र में उन्नत तकनीकी प्रबंध जनशक्ति की जरूरत। कहने मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में उन्नत तकनीक अभी और प्रबंध शिक्षा है उसमें और भी कुछ कौशल की आवश्यकता है, और वह विद्यालयों के आधार पर उसको विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे करके और उचित ढंग से उनको विकास किया जा सकता है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है प्रौद्योगिकी सतत शिक्षा को प्रोत्साहन। कहने का मतलब जो भी हमारे उद्योग, छोटे कुटीर उद्योग हैं या जो बड़े उद्योग हैं, उन सबको उभरती जो भी कौशल है उनको और भी अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए। और उनको मतलब सतत शिक्षा या जो परंपरागत शिक्षा चल रही है उसको भी अच्छे से प्रोत्साहित किया जाए, साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा का भी अच्छे से उसको प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि बालक को शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें जीवन यापन करने के लिए तकनीकी शिक्षा का प्रयोग करके अपने जीवन यापन को अच्छे से चला सकें। उसके बाद अगला पॉइंट है कंप्यूटर प्रशिक्षण को व्यवसायिक शिक्षा का अंग बनाया जाए। कहने का मतलब जो हमारी तकनीकी शिक्षा है जो वो कंप्यूटर पर आजकल आधारित है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हर कार्य में, हर क्षेत्र में कंप्यूटर की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उसको कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को उसको उनकी जानकारी और उसको प्रशिक्षित करके उनके समाज में अपने व्यवसायिक शिक्षा को भी प्रदान करके साथ ही साथ उनको इतना प्रशिक्षित किया जाए कि जिससे कि वो उम, अपना शिक्षण कार्य समाप्त करने के बाद वह अपने जो भी समस्याएं हैं उनको समझ करके अपने खुद से वो अपने समस्याओं को सुलझा सके। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें आता है दूरस्थ शिक्षा की सुविधाओं को उपलब्ध कराई जाए। कहने का मतलब जो भी अ, मतलब संस्थानों में ना पहुंच करके अपने घर पर रह पाते हैं, तो उन सब के लिए भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी उनको भी। मतलब एक उनके ग्रामीण क्षेत्र या जैसे आदिवासी क्षेत्र हैं उन सब के नजदीक जा करके उनको या उनको इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया जाए और उनको उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जाए, जिससे कि वो प्रशिक्षित होकर के अपने जीवन यापन को और भी अपना जीवन यापन को विकास कर सकें और अपने भविष्य को की समस्याओं से को सुलझा सकें। और इसमें अगला पॉइंट है वंचित वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा। कहने का मतलब जैसा कि अभी हमने बताया कि जो भी प्रौढ़ हैं या जो भी अभी हाई स्कूल या पढ़ करने
पढ़ करके छोड़ देते हैं, उनके घर की परिस्थिति के अनुसार या किसी भी समस्या के कारण वो अपने शिक्षण कार्य में उनकी बाधा आ जाती है और वह अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए ऐसी सुविधा प्रदान की जाए जिससे कि वो तकनीकी शिक्षा के आधार पर वो अपने तकनीकी शिक्षा दी जाए जिससे कि वो अपने विकास कर सकें। अगला पॉइंट है इसमें व्यावसायिक शिक्षा या शैक्षिक प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम विकास हेतु शिक्षकों की नियुक्ति करना। कहने का मतलब जो भी व्यावसायिक शिक्षा है या शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान है, जो भी तकनीकी संस्थान है, उनमें ऐसे प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो पूरी तरह से मतलब हर क्षेत्र में उनको ज्ञान हो, जिससे वो प्रशिक्षित बच्चों को कर सकें और वो उनके विकास में सहयोग दे सकें। अब अगला पॉइंट है रोजगार की व्यवस्था डिग्री या डिप्लोमा स्तर पर की जाए। कहने का मतलब जो भी हमारी व्यवस्था है रोजगार की, वह उनको एक शिक्षण के आधार पर या संस्थान के आधार पर एक डिग्री उनको दी जाए, जिससे के आधार पर जैसे कि हम देखते हैं कंप्यूटर की कई सारी डिग्रियां या जैसे ट्रिपल सी हो गया या एडीसी हो गया या आईटीआई पॉलिटेक्निक में तमाम डिग्रियां आती हैं, उन सब को डिग्रियों को वो लेकर के जाएं और अपने जीवन यापन में उनको सहयोग मिल सके। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम को अध्ययन अध्ययनत करने के लिए सतत आवश्यकता। कहने का मतलब जो भी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो उनके पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाए और उस पाठ्यक्रम में लगातार जो भी कमियां हो उसको दूर करके और भी अच्छे तरीके से उनको प्रोत्साहित किया जाए। अब इसमें जैसे अगला पॉइंट है संस्था का झुकाव की दिशा। कहने का मतलब जो भी ग्रामीण क्षेत्र के कुछ पॉलिटेक्निक सामुदायिक पॉलिटेक्निकों की प्रणाली के माध्यम से जो भी कमजोर वर्गों के उत्पादक व्यवसायों में या प्रशिक्षण देना शुरू किया है, ऐसे सामुदायिक पॉलिटेक्निक संस्थान का मूल्यांकन किया जाए और उन्हें समुचित रूप से व्यवसायिक समुचित रूप से मजबूत बनाया जाए ताकि इसकी गुणवत्ता और प्रसार को और भी विकसित किया जाए। ग्रामीण अगला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को प्रशिक्षित किया जाए। जैसा कि हमने अभी इस पर बात, क्षेत्र में जो भी कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनको अलग से प्रशिक्षित करके उनके मतलब उनके मानसिक शक्ति के आधार पर उनको प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें उस तरह से कौशल दिया जाए कि जो अपने कार्य को कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। अब हम बात करते हैं नवाचार शोध और विकास। जैसे कि नवाचार शोध एवं विकास। नवाचार थोड़ा समझते हैं। नवाचार किसी भी जैसे उत्पाद या प्रक्रिया में या सेवा में थोड़ा या बहुत बड़ा परिवर्तन लाने से है। जैसे इसके अंतर्गत जैसे नवाचार के अंतर्गत कुछ नया या उपयोगी तरीका अपनाया जाए या नई विधि या नई तकनीकी या और शोध एवं विकास। कहने का मतलब जो जो भी शोध एवं विकास योजना वो हो क्रमबद्ध तरीके से सृजनात्मक ढंग से कार्य किया जाए। अब इसमें पहला पॉइंट है विकास के लिए शोध कार्य किए जाएं। कहने का मतलब जो भी अनुसंधान कार्य किए जाएं हमारे, तो वो विकास के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोगी हों। जैसे समाज में अनेक समस्याएं हैं, उन सब क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाए या शोध कार्य अनुसंधान कार्य किया जाए जिससे कि लोग प्रशिक्षित हो सकें और उनका ज्ञान बढ़ सके, जिससे कि वो इसके आधार पर वो अपनी समस्याओं को समझें और अपने कार्यों को अच्छे से कर सकें और अपने जीवन यापन को और भी बेहतर बना सकें। और मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार। कहने का मतलब जो भी हमारी तकनीकी शिक्षा जैसे आईटीआई पॉलिटेक्निक या भी अन्य कंप्यूटर संस्थाएं हैं, उन सब में सुधार किया जाए। जो भी कमियां हैं उनको निकाल दिया जाए और उनको, कहने का मतलब वो उसको सुधारा जाए पूरी तरह से उसको। उसके बाद अगला पॉइंट है नई देशज प्रौद्योगिकी की खोज। कहने का मतलब जो भी हमारी तकनीकी शिक्षा है
वो हमारे देश में नई नई खोजें हों, और उसमें बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपने शोध कार्य में एक और भी अन्य अन्य खोजों को करें, जैसे सूचना के आधार पर को संग्रहण किया जाए और प्रदर्शन के आधार पर कार्य किए जाए। और जैसे प्रभावी रूप से शिक्षकों को, जैसे योजनाकारों या प्राध्यापकों या शिक्षकों को या विशेषज्ञों के आधार को प्रशिक्षित या वित्तीय शैक्षणिक या बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं के क्षेत्र में बहुत से निर्णय लेने की आवश्यकता हो। जैसे इसमें अगला पॉइंट है, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा खर्चीली होती है, इसलिए सरकार द्वारा इसके लिए अंकित उपाय किए जाएं। कहने का जो भी हमारे कंप्यूटर प्रशिक्षण है या तकनीकी शिक्षा या पॉलिटेक्निक या आईटीआई जैसे तमाम तकनीकी शिक्षाएं हैं, तो उन सब अत्यधिक खर्चीली होती हैं। कहने का मतलब उसमें जब तक अपने पास से व्यय नहीं करेंगे तब तक वो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, इसलिए उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया। आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जाए। जो भी हमारे इस समय आधुनिकी युग में उच्च शिक्षक है, उसमें प्राथमिकता दी जाए, जिससे कि वो बच्चे अपने शिक्षण कार्य को पूरा करके अपने इस आधुनिक जीवन में अच्छे से अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। अगला पॉइंट है, शिक्षण संस्थानों को नए शिक्षण संस्थानों और पुस्तकालयों, कंप्यूटर एवं सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए। कहने का मतलब जो भी हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, नए संस्थान जो खुल रहे हैं, जैसे और पुस्तकालय हैं या कंप्यूटर संस्थान हैं, उन सब की कंप्यूटर से मतलब तकनीकी शिक्षा का सुसज्जित किया जाए, जिससे कि वो अच्छे से अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और उसमें विकास कर सकें। उसमें अगला पॉइंट है, जैसे पर्याप्त छात्रावास की व्यवस्था हो। कहने का मतलब जो भी शिक्षक या विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए जैसे प्रशिक्षण लेने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं, तो उन सब के लिए रहने की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों को बहुमुखी प्रक्रिया निभानी होगी। कहने का मतलब जो भी हमारे शिक्षक गण हैं, उन सबको उनको सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से लड़के और लड़कियों के लिए या उनकी भी और भी जो समस्याएं हैं, अनुसंधान क्षेत्र है, शिक्षण कार्य है या शिक्षण सामग्री तैयार करना है या संस्था के प्रबंधन में हाथ बढ़ाना है, तो संकाय सदस्यों के लिए सेवा पूर्व या सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए। पर्याप्त प्रशिक्षण रिजर्व उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि विकास कार्यक्रम या हमारे समेकित या क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तरों पर समन्वित किया जाए, जिससे कि विकास हो सके। और तकनीकी शिक्षा एवं प्रबंध कार्य की पाठ्यचर्या, कहने का मतलब यहाँ से कल शुरू करें। ओके सर। हाँ, क्योंकि टाइम हो रहा है, ये कवर हो नहीं पाएगा, तो कल शुरू करते हैं। और थोड़ी सी एनर्जी लाओ अपने उसमें प्रेजेंटेशन में। जी सर। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी लाओ सर। यही लास्ट है। हाँ, कोई बात नहीं, कल करेंगे।